नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न द इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक जो है मार्केट द कंसेप्ट शुरू करेंगे। बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कर लिया अभी तक, जो भी इसके बेसिक चीज़ें हैं, चाहे लागत में हो चाहे आगम में हो, है ना। शुरू में जो है हम लोग सीमांत उत्पाद वगैरह के विषय में जो है ना, वो सारे हम लोगों ने पढ़ लिया लगभग, MP AP, है ना। आज हम लोग मार्केट द कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब एक नया टॉपिक है और उनसे जो है अब वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जो सारी चीज़ें का हम लोगों ने पूर्ववत जो हम लोगों ने अध्ययन किया था, उन्हीं चीज़ का हम लोग यहाँ पर इम्प्लाई करेंगे, ठीक है। ताकि क्या है कि किस तरह से जो है वो अगर चीज़ें जो अगर नहीं पढ़ा है, प्लीज़ आप गो थ्रू द प्रीवियस चैनल, देन ओनली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या है इसका कंसेप्ट और कैसे ये काम करता है। तो बाज़ार आज का जो टॉपिक है, बाज़ार दोस्तों, बाज़ार किसको बोलेंगे? बाज़ार होता है जहाँ पर क्रेता विक्रेता, है ना। जब क्रेता होगा विक्रेता होगा, है ना, उसके बाद दोनों के बीच में क्या होगा? कम्युनिकेशन होगा, है ना। वस्तु क्रेता विक्रेता के बीच के मध्य में क्या होता है? वस्तु का ही आया मतलब जो है ट्रांसफ़र होता है विक्रेता से क्रेता में, ठीक है। और एक जोग्राफिकल लोकेशन भी उसका मानते हैं कि जगह होनी चाहिए। हालांकि वर्तमान समय में क्या है दोस्तों, सारी चीज़ें जो है आपका डिजिटलाइज हो गया है। सारी चीज़ें हम लोग फ़ोन पे कम्युनिकेशन भी कर लेते हैं, है ना। ट्रांसफ़र जैसे कई सारी चीज़ें होने लगी। आधुनिक समय के आने के साथ साथ जो है चीज़ें में जो है काफ़ी सारे चेंजेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बाज़ार को जो डिफ़ाइन किया गया है कि जहाँ पर क्रेता विक्रेता हो और वस्तु हो, तो हम बोलेंगे कि बाज़ार जो है वो बाज़ार है ना। लेकिन प्रोफेसर सैमुअल्सन साहब ने बोला था, प्रोफेसर सैमुअल्सन, इनका मानना ये था कि बाज़ार दोस्तों वहाँ पर है, ये बाज़ार का एक तंत्र है, बाज़ार का एक सिस्टम है, ठीक है। उस सिस्टम में क्या होता है? क्रेता विक्रेता होता है, वस्तु होता है, ठीक है। और वहाँ पर कीमत तय की जाती है, कीमत प्राइस तय की जाती है, ठीक है। तो उस प्लेस को हम लोग बाज़ार बोलेंगे, ठीक है। तो बाज़ार के लिए हमें बेसिकली क्या क्या चाहिए दोस्तों? बाज़ार होने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, क्या क्या होना चाहिए? कमोडिटीज़ होना चाहिए, है ना। कमोडिटीज़ मतलब क्या हो गया? वस्तुएं जो है जिसका हम लोग बिक्री करेंगे, जिसका हम लोग बेचेंगे और जो कंज्यूमर है वो खरीदेगा, ठीक है। बायर होना चाहिए, बायर एंड सेलर होना चाहिए, ठीक है, सेलर होना चाहिए। तीसरा दोस्तों कम्युनिकेशन विदाउट कम्युनिकेशन तो आजकल कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। दोनों जब क्रेता और विक्रेता के बीच में कम्युनिकेशन होगा तभी तो बात बनेगी, ठीक है। कम्युनिकेशन होना चाहिए। और एक आप प्लेस आप कर लीजिए, जगह स्थान, ठीक है, या फिर जोग्राफिकल जो भी जोग्राफिकल एरिया है, जहाँ पर देखिए मार्केट, कई जगह मार्केट ऐसा होता है जहाँ पर जैसे दुकान है, जिला है ना, छोटे छोटे जो हटिया है, वहाँ पर क्या होता है, लोग समुदाय एक दूसरे के साथ इकट्ठा होते हैं और सामान का जो है बिक्री होता है, ठीक है। तो जगह होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आवश्यक शर्तें हैं बाज़ार के लिए, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग जो है बाज़ार की अवधारणा के बाद हम लोग चलते हैं कि टाइप्स ऑफ डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर हैं। क्या क्या मार्केट स्ट्रक्चर है दोस्तों? एक तो हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन, हिंदी में इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मोनोपोली, ये हो गया दोस्तों एकाधिकार हो गया, हिंदी में एकाधिकार बोलेंगे। तीसरा हो गया मोनोपोलिस्टिक, ये हो गया मोनोपोलिस्टिक। क्या हो गया दोस्तों? एकाधिकारात्मक, ठीक है, इसको मोनोपोलिस्टिक बोलते हैं। और चौथा जो है दोस्तों ओलिगोपोली, जिसको अल्पाधिकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्पाधिकार। तो ये चार तरह के जो मार्केट स्ट्रक्चर है, इनका चारों का हम अध्ययन करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक का हम लोग का जो रूपरेखा है वो है परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ेंगे। परफेक्ट कंपटीशन में प्योर कंपटीशन, ये इसका जो है भाग है परफेक्ट मार्केट का, ठीक, परफेक्ट मार्केट। फिर हम लोग मोनोपोली पढ़ेंगे, उसका मोनोपोली का क्या क्या फीचर्स है वो जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। फिर कॉजेज, क्या क्या कारण है मोनोपोली का, ठीक है। और फिर उसको TR AR MR कर्व जो मोनोपोली में क्या होता है, जो हम लोग पिछले क्लास में अध्ययन ऑलरेडी कर चुके हैं। और परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस जो है मोनोपोली क्या है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। एक बार आप अच्छी तरह से अगर वीडियो देखेंगे तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही सरल लगेगा, बहुत ही जो है सामान्य लगेगा, ठीक है।
तो क्या है दोस्तों, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन हो गया पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता कहाँ होती है दोस्त? पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर जो है क्या कि प्राइस फिक्स होता है, ठीक है, और वस्तुएं जो होती है वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब वो एक रूप, एक समान टाइप का वस्तु, ठीक है, जहाँ पर क्रेता बहुत होते हैं, विक्रेता बहुत होते हैं, ठीक है। और ऐसा बाज़ार में क्या होता है कि जहाँ पर जो है मार्केट में कोई भी कंपनी फर्म जो है वो आ सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और वो बाहर भी जा सकते हैं, उनके लिए फ्री एग्जिट और एंट्री है, ठीक है। ये सारे पूर्ण प्रतियोगिता जो है जहाँ पर बाज़ार होता है, ठीक है। इस तरह के बाज़ार जो होते हैं इसमें काफ़ी सारा, जैसे कि इसमें दो तरह के जो शर्तें की बात किया गया है। एक प्योर कंपटीशन, ठीक है, एक प्योर कंपटीशन की बात कही गई है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे शुद्ध प्रतियोगिता, ठीक है। ये शर्तें हैं परफेक्ट कंपटीशन के, दो शर्तें हैं, एक शुद्ध प्रतियोगिता है और दूसरा है परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट का मतलब हो गया दोस्तों क्या? पूर्ण बाजार हो गया, पूर्ण बाजार, ठीक है, पूर्ण बाजार हो गया। तो शुद्ध जो ये प्रतियोगिता है, अब शुद्ध प्रतियोगिता का क्या क्या कंडीशन है? शुद्ध प्रतियोगिता में सबसे पहले है कि क्रेता और जो विक्रेता होते हैं बहुत सारे होनी चाहिए, ठीक है, इनका कोई लिमिट नहीं है। सेलर एंड बायर, ठीक है, सेलर एंड बायर बहुत होते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? फुल मूवमेंट ऑफ, क्या होता है, जो आगमन जो होता है, जो उत्पादन का जो साधन जो होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल, श्रमिक, ये सारी चीज़ें क्या होता है? फुल मूवमेंट होता है उनका, ठीक है। उत्पादन का जो होता है आगत, वो फुल मूवमेंट होता है, ठीक है, फुल मूवमेंट होता है। उसके बाद शर्त क्या है दोस्तों? उसके बाद शर्त है आपका लागत जो होता है, कॉस्ट जो होता है, कॉस्ट जो है पूरी तरह से जो है, जो सामान हमें मिलता है, चाहे वो यातायात का कॉस्ट हो, वो सारी चीज़ें एब्सेंट होता है ना। सामान को जो लागत होता है, वो सामान जो कहेगा कि कोई सामान यहाँ से हमको वहाँ ले जाने में क्या, ऐसा नहीं है। सारे जगह का सामान जो है, प्राइस आपको हर जगह सामान मिलेगा, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का जो है प्योर कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में दो तरह की शर्तें हैं, अलग अलग है, एक प्योर कंपटीशन है और दूसरा परफेक्ट मार्केट। तो दोस्तों परफेक्ट मार्केट हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण बाजार, परफेक्ट मार्केट का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जहाँ पर जो है, यहाँ पर भी जो है होमोजेनियस प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? होमोजेनियस होना चाहिए। होमोजेनियस का मतलब ये हुआ कि सामान जो एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, होमोजेनियस होना चाहिए। ये एक मतलब कंडीशन के परफेक्ट में कि होमोजेनियस होना चाहिए। एग्जिट और एंट्री जो है ये एकदम पूरी तरह से जो है फ्री है, कोई भी कंपनी चाहे नया उसमें ज्वाइन कर सकता है, कोई भी जो है उससे बाहर निकल सकता है, कोई इसका दिक्कत नहीं है। तीसरा दोस्तों इसमें जो है एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट लिखा ना, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट होना चाहिए। सेलिंग कॉस्ट में कोई इस तरह का एब्सेंस होना चाहिए, जैसे कि जिसमें विज्ञापन वगैरह पर जो खर्चा होता है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक में, क्या उसमें किस तरह का विज्ञापन में खर्च को भी उसमें एडअप किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट है, किसी तरह का विज्ञापन वगैरह का अलग से हमें चार्ज नहीं लिया जाता है, ठीक है। और सेलर और बायर बहुत सारे होते हैं, 4 नंबर सेलर एंड बायर बहुत सारे होते हैं, सेलर एंड बायर इसमें बहुत सारे होते हैं। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, प्योर कंपटीशन में जो होता है दोस्तों, सेलर और बायर को नॉलेज होनी चाहिए, जो उत्पादक है और प्लस जो ग्राहक है, दोनों को नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो फिर मार्केट को हम लोग बोलेंगे कि भाई परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। इसमें ये सारी चीज़ें जो है होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें शर्तें हैं, ठीक है, कंडीशन है कि ये सारी चीज़ें अगर है तो परफेक्ट कंपटीशन जो है हम बोलेंगे, उसको परफेक्ट कंपटीशन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन। मुझे उम्मीद है कि आपने प्योर कंपटीशन और परफेक्ट मार्केट दोनों समझ लिया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मोनोपोली। क्या पढ़ेंगे? मोनोपोली। मोनोपोली होता है क्या दोस्तों? अच्छा एक चीज़ और हमने बताना भूल गया, आप लोग को ग्राफ में ऑलरेडी बताया था, पहले क्लास में हो चुका है। ये हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है। अगर ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया, ठीक है। हमने पढ़ा था ये P बराबर AR होता है, बराबर MR होता है, बराबर होता है डिमांड कर्व, ये डिमांड हो गया, ठीक है। ये होता है इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन होता है, ठीक है, जहाँ पर प्राइस क्या होता है, ये होता है, देखिए अनंत लोचशील होता है ना, अनंत, इन्फिनाइट इलास्टिक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट इलास्टिक मतलब ये अनंत हो गया ना, अनंत लोचदार हो गया। मतलब कीमत हर जगह सेम रहेगा, लेकिन क्वांटिटी क्या होगा?
क्वांटिटी डिमांड जो है मतलब उसी कीमत पर जो है डिमांड जो है कितना भी कोई खरीदे कितना कोई बेचे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कोई एक सेलर अगर चाह ले कि हम परफेक्ट कंपटीशन में कि हम मार्केट में प्राइस को ड्रिफ्ट कर सकें, ये संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो है ये पूरी तरह से जो क्या क्या जो है पूरी तरह से जो है इन्फिनाइट इलास्टिक है। ठीक है, और कोई भी एक या दो जो है विक्रेता मार्केट को कुछ कर नहीं सकता, डिस्टेबलाइज नहीं कर सकता, ना ही कंज्यूमर कर सकता है ना ही सेलर कर सकता है। ठीक है, ये है परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है इम्परफेक्ट कंपटीशन जैसे मोनोपोली है। ठीक है, मोनोपोली, मोनोपोली किसको बोलेंगे? मोनोपोली बोलते हैं जैसे कि मोनोपोली का नाम ही आपको लग रहा है कि मोनोपोली मतलब जो है कि एकाधिकार, उस जगह पर एकाधिकार। तो एकाधिकार में ये हुआ कि हम जैसे एक सेलर है, उसमें एक सेलर होता है, हम सामान बना रहे हैं। ठीक है, हम प्राइस मेकर हैं, हम प्राइस फिक्स करेंगे मेरे सामान का कितना प्राइस होगा। हाँ, ये बात जरूरी है कि वो ये नहीं तय कर सकता है कि जो ग्राहक होगा वो जो सामान खरीदेगा वो कितना खरीदेगा, कि डिमांड क्या होगा। दैट कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द मोनोपोलिस्ट। ठीक है, वो मोनोपोलिस्ट के द्वारा जो है डिसीजन नहीं किया जा सकता है, वो डिसीजन उनके हाथ में नहीं है। बट येस, वो प्राइस मेकर है, वो अपने मार्केट को स्ट्रेटजी कैसा बनाता है कि वो प्राइस कम करता है कि बढ़ाता है, फ्लक्चुएट करता है अकॉर्डिंग टू द जो सिचुएशन के अनुसार वो करता है, और मैक्सिमम प्रॉफिट वो गेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मोनोपोली में क्या होता है दोस्तों, उसमें फीचर्स पढ़ेंगे हमने। इसमें सिंगल सेलर होता है, ऑलरेडी हम लोगों ने बताया सिंगल सेलर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होगा, उसमें क्या होता है कि पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट होता है, पता है ना, होमोजेनियस होता है, एक सामान दूसरा सामान बराबर होता है। बट यहाँ पर क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, क्योंकि इस तरह का सामान कोई और बना नहीं सकता है मार्केट में। ठीक है, उसी का बनता है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, उसके बाद क्या दोस्तों, एग्जिट और एंट्री जो है इसमें बिल्कुल बैन है। इसमें कोई ये नहीं चाहेगा कि हम कोई एंट्री मार देंगे मार्केट में, क्योंकि इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना बड़ा मार्केट वो मोनोपोली बना के रखता है, तो उस कीमत पर जाके कोई बेच ही नहीं सकता है, उतना उत्पादन भी नहीं कर सकता है। ठीक है, और परफेक्ट नॉलेज जो बात करें, परफेक्ट नॉलेज जो है यहाँ पर होता है, परफेक्ट नॉलेज होता है, उत्पादक को होता है, जो मोनोपोलिस्ट होता है उसको पता होता है कि मार्केट का क्या चल रहा है, हर चीज़ पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसका फीचर्स ऑफ मोनोपोली। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कॉजेज। ठीक है, कॉजेज क्या है, क्या कारण है मोनोपोली होने का। कॉजेज का दोस्तों सबसे पहले है कि कंट्रोल ऑफ जो है ये आपका रिसोर्सेज का मतलब, कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये हुआ कि जैसे रिसोर्स जो है बहुत सारा, एक क्या होता है कि कुछ रिसोर्स ऐसा होता है जो उनके हाथों में होता है। ठीक है, जैसे रेलवे हो गया, जलापूर्ति, जल अगर किसी जल निगम किसी को जल दे दिया गया कि भाई इसको पूरी तरह से जल का पूरा ये संचालन करेगा पूरे राज्य में, या फिर वो रेलवे का अब उदाहरण के तौर पर देखिए, तो वहाँ पर क्या है कि वो रिसोर्सेज का मालिक वो हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मोनोपोलिस्ट का मोनोपोली जो हो रहा है उसका एक रीजन है। ठीक है, कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, पेटेंट राइट। अब देखिए कोई जो है इनोवेशन R&D पर अगर वो पैसा लगाया और कुछ चीज़ें अगर वो आविष्कार करता है सामान का, उदाहरण के तौर पे देखिए कोरोना काल में जो अभी नए जो कंपनी 2-3 कंपनी है हमारे देश में। ठीक है, चाहे आप कोविडशील्ड का बात कीजिए, ठीक है, चाहे आप कोवैक्सीन का, तो उसमें क्या है कि वो बनाया है तो वो उनके पास अधिकार है कि उस चीज़ को बनाए, और दूसरा कोई राइट नहीं कि उस जो तकनीक कोई चुरा नहीं सकता है। ठीक है, जब तक वो उसको जो लाइसेंस नहीं देता है तब तक कोई बना नहीं सकता है। अलग अलग विकसित देशों में अलग अलग ये है कि विकसित देश में जाइएगा तो आपको वहाँ पर जो है 10 साल से 15 साल 20 साल तक रहता है पेटेंट राइट। फिर उसके बाद जो है वो सामान कोई दूसरा उसका टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण होता है, फिर दूसरा कोई उसका सामान बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है दोस्तों कि पेटेंट राइट जो है, ये पेटेंट राइट जो है मोनोपोली इसका यूज करता है और वो सामान बनाता है। तो मोनोपोली का एक कॉस्ट है कि अगर पेटेंट राइट उसके पास था उसका सामान कोई और नहीं बना सकता है, ये कारण है मोनोपोली का। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये हुआ दोस्तों कि सामान इतना ज़्यादा व्यापक रूप में बनेगा तो उस स्केल और उस कीमत पर जो है कोई दूसरा कंपनी, छोटी मोटी कंपनी टिक ही नहीं पाएगा, ये कारण है मोनोपोली होने का। लीगल बैरियर्स, बहुत सारे स्टेट ऐसा होता है कि पहले जो होते थे कि स्टेट में भी जो है ये चीज़ें बैरियर कर दिया जाता कि हाँ आपको दे दिया गया कि भाई आप मोनोपोली 2-4 कंपनी मिलकर एक आप उसको सामान बनाएं। ठीक है, MRTP जैसे पहले हमारी होता था कंट्री में, तो उस लीगल बैरियर भी इन्हें दिया जाता था स्टेट की तरह से। ठीक है, और एक कार्टेल्स भी कारण है। कार्टेल्स का मतलब हुआ दोस्तों कार्टेल्स, इसका मतलब हुआ उत्पादक का संघ। ठीक है, उत्पादक का संघ होता है। उत्पादक का संघ का मतलब यह हुआ कि
इसमें बहुत सारे जो प्रोड्यूसर है मिल के जो है एक मतलब वो मोनो बॉडी बन जाता है, एक बॉडी बन जाता है जिसमें सारे के सहभागिता रहता है, लेकिन डिसीजन सारा मिल के ही लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर अब पेट्रोलियम का जो देश है अरब कंट्री में देखिएगा, जैसे ओपेक एक संस्था बना हुआ है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है कि वो सारे कंट्री और सारे 2-4 कंट्री 5 कंट्री मिल के वो मोनोपोली करता है, वो अपना तय करता है कि प्राइस कितना होना चाहिए, है ना। और उस तरह से क्या है कि लोगों को जो है सामान देता है, ठीक है। तो ये सारे कारण हमने पढ़ लिया कि मोनोपोली का कॉजेज क्या क्या है दोस्तों, ठीक है। कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, पेटेंट राइट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लीगल बैरियर्स और कार्टेल्स, ठीक है। अब हम लोग इसके पढ़ेंगे TR, AR, MR कर्व्स। ऑलरेडी दोस्तों हमने जो है पढ़ा था पहले, ठीक है। TR का कर्व पढ़ा था। TR कैसे होता है, देखिए TR का कर्व जो हमने पढ़ा था ऐसे होके ऐसे TR, ये TR, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था यहाँ पर AR पढ़ा था। TR में हो गया ये हो गया रेवेन्यू हो गया, ठीक है। TR हो गया टोटल रेवेन्यू हो गया, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या हो गया, ये हो गया क्वांटिटी हो गया, ठीक है, TR। फिर हमने यहाँ पर ये प्राइस हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि TR जो है जैसे कि यहाँ पर कैसे होता है कि जैसे ये है हमारा, ये हो गया AR हो गया, ठीक है। यहाँ से जो इसका बीच वाला पॉइंट आएगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ये MR हो जाएगा, ठीक है, ये MR हो गया, ठीक है। AR कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। और एक चीज़ आप ये जानिएगा, AR जो होता है AR से दोगुनी रेट में जो है MR का जो स्लोप होता है वो ज़्यादा मतलब 2 गुना कम होता है, ठीक है, MR, ठीक है। ये AR हो गया, AR नीचे नहीं जाता, हमेशा पॉजिटिव आता है। ये डिमांड इसका हो गया, डिमांड हो गया, ठीक है। और MR हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि जो जहाँ पर जो है MR कहाँ हो गई, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी सबका पढ़ा था, इसके बीच में पढ़ा था क्या होगा, ED बराबर क्या होगा, ग्रेटर देन 1, यहाँ ED बराबर क्या होगा 1 होगा, और ED क्या होगा लेस देन 1 होगा, ठीक है। और इस जगह पर हमने पढ़ा था कि जो ED बराबर 1 होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर जो है MR क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर MR क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर MR क्या है पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव है। तो ये चीज़ हमने पढ़ा था पहले क्लास में, ठीक है। तो किस तरह से AR MR का ग्राफ किस तरह है, और TR जब मैक्सिमम होगा तो MR 0 होगा, है ना। और ये घटते दर से बढ़ता है, टोटल रेवेन्यू जो बढ़ता है घटते दर से बढ़ता है। तो ये इसका जो है मोनोपोली का जो है, इसमें क्या है कि प्राइस डिफरेंट रेट से आदमी जो है बेचता है, ठीक है। प्राइस यहाँ वेरिएशन रहता है, बल्कि जो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है प्राइस कांस्टेंट रहता है, जो हम लोग पढ़े थे अभी, ठीक है। बेसिकली यही चीज़ें हैं। और हमने इसमें एक बताए थे MR बराबर क्या बताया था, AR 1 माइनस 1/ED पढ़ाया था ना। इसमें MR को आप AR का अलग अलग मान बैठा के जो है इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, MR पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, और 0 कब होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये मोनोपोली के केस में जो है इसका ग्राफ है, ठीक है। ये TR MR कर्व्स हो गया दोस्तों। अब परफेक्ट कंपटीशन जो है और मोनोपोली, अब हमारा जो नेक्स्ट है, अब दोनों के बीच में हम जानेंगे क्या क्या अंतर है, परफेक्ट और मोनोपोली। एक जगह हम लोग समराइज करते हैं चीज़ों को। अब ये है कि परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस क्या है मोनोपोली। हालांकि दोस्तों ये दोनों जो चीज़ें हैं, मतलब जो रियलिस्टिक आप बात करें अगर इवेंट में, ये बहुत मुश्किल है इस तरह की चीज़ें होना, बट एक तरह का हम लोग इसको अध्ययन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, परफेक्ट कंपटीशन क्या पढ़े थे, बायर एंड सेलर क्या होता है, बायर एंड सेलर इसमें इनलिमिट होता है, मतलब इनफिनाइट कितना बहुत सारा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, वन सेलर होता है, हमने पढ़ा था। और एंड बायर क्या होता है, मल्टी बायर्स होता है, बायर्स की कोई कमी नहीं है, ठीक है, खरीदने वाला, ठीक है। और सेलर होता है इसमें एक होता है उत्पादक होता है, ठीक है। ये क्या बनाता है दोस्तों, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स होता है, होमोजेनियस का मतलब क्या हुआ, समान जैसा, एक प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट सब एक जैसा होगा। और इसमें क्या होगा दोस्तों, नो सब्स्टिट्यूट, मतलब इसमें क्या है कि हम सामान को जो है एक दूसरे से बदला बदली नहीं कर सकते हैं। ये सामान हर जगह जो होगा, इसका सामान जो है कोई और नहीं बना सकता है, ठीक है, नो सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है, हम लोग एग्जिट एंट्री की बात करते हैं। तो एग्जिट एंट्री जो है इसमें कभी कोई भी कर सकता है एग्जिट एंट्री, क्योंकि बहुत व्यापक लेवल में होता है, ठीक है। और इसमें एग्जिट एंट्री जो है पूरी तरह से जो है बंद है, एग्जिट एंट्री आप नहीं कर सकते क्योंकि मोनोपोली है। यहाँ पर जो है बताए थे क्या क्या कारण है इसका, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रॉफिट कंपेरिजन में देखा जाए
तो प्रॉफिट कंपैरिजन आप देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो परफेक्ट कंपैरिजन जो होता है यहाँ पर नॉर्मल होता है, जीरो प्रॉफिट होता है, जीरो प्रॉफिट होता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉफिट जो होता है, ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है यहाँ पर ज़्यादा होता है, ठीक है। कारण क्या है प्रॉफिट ज़्यादा होने का, क्योंकि हम लोग हमेशा प्राइस से ज़्यादा जो प्राइस जो होता है हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा रखता है इसमें। और यहाँ पर पी बराबर क्या होता है, एमसी होता है, प्राइस जो होता है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो है पूरी तरह से जो है देखिएगा, इसमें जो है नॉर्मल प्रॉफिट होता है, इसमें जो होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इसमें हर तरह की चीज़ें होती है, इसमें वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है प्रॉफिट होता है, यहाँ पर क्या होता है कि वो जो मोनोपोली है प्राइस घटा सकता है बढ़ा सकता है, बट क्या है परफेक्ट कंपटीशन में घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है डेरिवेशन ऑफ क्या है एस कर्व, हाँ, डेरिवेशन ऑफ सप्लाई कर्व। इसका मतलब ये हुआ डेरिवेशन ऑफ सप्लाई कर्व मतलब हो गया कि एमसी ही जो होता है मार्जिनल कॉस्ट ही जो होता है वो सप्लाई कर्व होता है। आप ये जानिए मार्जिनल कॉस्ट ही सप्लाई कर्व होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट जो सप्लाई कर्व होता है, यहाँ पर देखिएगा पी ग्रेटर देन एमसी मैंने बताया, तो मतलब प्राइस जो होगा हमेशा देखिएगा ज़्यादा होगा एमसी से, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखिएगा एमआर जो होता है, यहाँ पर देखिए एमसी जो होता है, एमसी का जो ग्राफ होता है सप्लाई, वो क्या होता है टुवार्ड्स क्या होता है, वो प्राइस और जो आपका ये है सप्लाई, दोनों को क्या करता है सकारात्मक रिलेशन होता है दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट ही सप्लाई कर्व होता है, ठीक है। और अगर प्राइस एंड आउटपुट कंपैरिजन दोनों के बीच में करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर प्राइस क्या लेता है, प्राइस हमारे लिए क्या होता है, प्राइस ज़्यादा लेता है हमसे, है परफेक्ट में। देखिए प्राइस क्या होता है यहाँ पर कांस्टेंट होता है, प्राइस कांस्टेंट होता है, तो इसलिए प्राइस में ज़्यादा कोई वो नहीं होता है, और मात्रा हमें जो मिलता ही है, जो रेट होता है उसका सामान का। बट यहाँ क्या होता है सामान हमें कम देगा, क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी आपको लेस देगा, ठीक है। और प्राइस क्या होगा, मोर होगा, प्राइस हमें ज़्यादा हमें से लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे दोस्तों कि जो है किस तरह से जो है दोनों के बीच में अंतर है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ हम जरूर बोलेंगे कि मोनोपोली का अगर आप फ़ायदा और नुकसान की बात करेंगे तो किसी किसी चीज़ में जो है ये फ़ायदा भी है और इसका कहीं कहीं नुकसान भी है, ठीक है। फ़ायदा के तौर पर जैसे कि आप देखिएगा कि अगर ये मोनोपोली है, तो मोनोपोली में होता क्या है कि सामान जैसे कि वो उसके पास वो रिसर्च करेगा, कहीं प्रॉफिट कमाना है तो नई नई चीज़ों का जो है आविष्कार होते जाएगा, ठीक है। एक ये तरह का ये है हमारा मोनोपोली का। उदाहरण के तो इसका उल्टा में जाइएगा तो इसका फिर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसके पास मोनोपोली है, वो अपने ढंग से सामान बेचेगा, वो करे या न करे, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि इसमें जो है मोनोपोली में जो है अगर बड़ा व्यापक रूप से अगर उत्पादक का संघ है, जैसे कि हम कार्टेल से उदाहरण लेते हैं, तो क्या होता है समटाइम्स क्या होता है कि जब बड़े बड़े कंपनी आपस में मिल जाते हैं तो लागत जो होता है सामान का बहुत कम हो जाता है। लागत जब कम होगा तो सामान का जो रेट होगा वो कम होगा, तो लोगों को क्या है उससे जो है सहूलियत मिलती है, सामान कम रेट में मिलता है, ठीक है। बट क्या है कि मोनोपोली जो है कि सामाजिक के लिए जो सोशल के लिए वो सही बिल्कुल नहीं है, वो हमें अलाउ नहीं करती कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मोनोपोली का जो है कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान भी है, ठीक है। तो आज के लिए जो क्लास जो है दोस्तों इतना ही है। आज हम लोग बेसिकली जो था परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के विषय में पढ़ना था। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, उसमें क्या क्या अंतर है, उसकी क्या क्या अवधारणाएँ हैं, वो सब हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे हो तो अब इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।